सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय internuclear Z axis. Internuclear Z axis. Internuclear Z axis. Internuclear Z axis. If sigma bond is formed by internuclear Z axis, then 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 pi bond will be formed by then pi bond will be formed by then pi bond will be formed by pi bond will be formed by pi bond will be formed by अगर इंटरन्यूक्लियर जेड एक्सिस है तो बताओ सारे सारे बच्चे बताना px px py py pz pz px py py pz बताइए ये क्या बनाएगा पाई और सिग्मा इंटरन्यूक्लियर अगर जेड है तो जेड क्या बना देगा अभी बताया था सिग्मा तो ये क्या बना देगा ये भी क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ये पॉसिबल है आया समझ में चलो कर लो 1 2 3 4 लिखिएगा नेक्स्ट इफ जेड इज internuclear axis if Z is internuclear axis Z is internuclear axis Z is internuclear axis Z is internuclear axis then depict the following combination and depict the following combination and depict the following combination then depict the following combination depict the following combination पहला S plus PZ लिखा चलो S plus PZ PX plus PX PY plus PY PZ plus PZ DXZ DXY DXZ DXZ नहीं DXZ DXZ sorry DXY DXY PX PY PY PZ PZ PDX ठीक है चलो देखो सारे बच्चे बताना एस और पीजेड क्या बनाएगा कौन सा एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एस और पीजेड एस ऐसे बनेगा क्या और पीजेड ऐसे बनेगा क्या अगर इंटरन्यूक्लियर है तो ऐसे मिलेगा ना आमने सामने से और एस और पी मिलके क्या बनाते हैं सिग्मा या पाई ऑलवेज फॉर्म अ सिग्मा एस तो हमेशा क्या बनाता है सिग्मा जेड नहीं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो एक्स क्या बना देगा बोलो
पाई। वाई क्या बना देगा? जेड क्या बना देगा? सिग्मा। बनेगा यहाँ से डी एक्स जेड डी एक्स जेड। फील द थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जेड बच्चा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, और ये मान लो एक्स है, ये जेड है, ये एक्स ऐसे मान सकते हैं? हाँ, आप कैसे भी कंसिडर कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाइड कि आपको हर हाल में आपको जब ये कर रहे हैं तो आपको तीनों को परपेंडिकुलर लेना है, दैट्स इट। एक्स वाई जेड कैसे भी चलेगा, ठीक है। आपको एक्स जेड बनाना है, डी एक्स जेड। डी एक्स जेड कैसे बनेगा? एक्स डबल लोब से बनता है, बना। तो हम लोग कहते हैं डी एक्स जेड। जैसे आपने किया, एक्स और जेड के बीच में लोब आना चाहिए, एक्स और जेड के बीच में लोब आना चाहिए। एक्स और जेड के बीच में क्या आना चाहिए? जेड एक्सिस इधर भी हो सकता है, के बीच में क्या आना चाहिए? लोब, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी एक डी एक्स जेड बना दो। दिस इज एक्स, दिस इज जेड, और दिस इज वाई। डी एक्स जेड में लोब बनाओ। लोब बन गया क्या? अब लोब अगर ओवरलैप करने आएगा तो बच्चे ये साइड वाइज टच करेगा एक दूसरे को, बोलो हाँ या ना? कैसे टच करेगा? साइड वाइज। और डीडी का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या बनाता है, बोलो? पाई बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? पाई, लिखा हुआ है आपके कॉपी में। पी और डी का कॉम्बिनेशन हमेशा लेटर ओवरलैपिंग होता है, और लेटर ओवरलैपिंग में क्या बनेगा? पाई। अब आ जाइए डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। बच्चे डी एक्स वाई, देखो एक्स वाई कैसे होगा? ये एक्स है और ये वाई है, तो लोग सब ऐसे बनेंगे, मतलब समझ में आ रहा है? फील करना थिंग को। दो पेन लाइएगा, एक और। ये जेड एक्सिस है, ये एक्स है, और ये क्या है, बोलो? वाई। अब लोग जो बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो लोब्स कैसे बनेगा? एक और पेन लो। लोब कुछ ऐसे बनेगा, बनेगा यहाँ पे ऐसे लोब बनेगा ना। अब बताओ, जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, फील करना थिंग को। ऐसा ही ये जेड एक्स वाई आ जाएगा इधर, और एक लोब सामने सामने। चलो दिखाता हूँ। एक काम करो, आ जाओ ऊपर आओ। आ जाओ, आ जाओ, दोनों पेन लेके आओ, उधर खड़े हो। ऐसे ही बनाओ भाई। हाँ हाँ, गुड, सही जा रहे हो। हाँ करो, एक और ऐसे पकड़ लो, ठीक है। अब देखो, कर लिए? देखो, ये कौन सा एक्सिस है? जेड। ठीक है, इसको पकड़ के रखो। ये कौन सा एक्सिस है? जेड। ये भी क्या है? जेड। ये क्या था? एक्स। ये भी क्या है? ये क्या है? वाई। और ये भी वाई। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस उसको कहते हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं, जब ये दोनों ओवरलैप कर गया, कर गया। अब लोब्स तो किसके किसके बीच में बन रहे हैं? एक्स वाई। तो लोब ये है, और ये लोब इधर है, बोलो हाँ या ना? एक लोब इस साइड होगा, एक लोब नीचे होगा, एक लोब इस साइड होगा, बोलो हाँ या ना? कितने लोब्स बनेंगे, बोलो? चार। चारों लोग को टच करेंगे क्या? चारों लोग को टच करेंगे। और चार लोग को टच करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कौन सा बॉन्ड बनता है? बताया था, चार लोब्स वाला। डेल बॉन्ड था, क्वाड्रुपल था, फाई था। चार लोग वाला डेल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? डेल बॉन्ड। फिर से करना, इधर आ जाओ, थोड़ा सा टर्न कर जाओ, ऐसे थोड़ा सा टर्न। तू नीचे आ। तू ऐसे रहे ना, मुड़ जा। तू ऐसे मुड़ना यार। अच्छा फिर नीचे आ। साले शर्माता क्यों है? देखो यार, वही साइड घबरा क्यों रहा है? ये जेड एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है? जेड। देखो लिंक बनेगी, लो, इसका लो, बोलो हाँ या ना? एक इस साइड, एक इस साइड, दो नीचे होंगे वैसे ही। चारों चारों एक दूसरे को टच करेंगे, और चार चार एक दूसरे को टच करें तो क्या बनाएगा? डेल बॉन्ड बनेगा, तो डेल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जो कौन सा है भाई, आपका पेन था ये? चलो, तो ये कौन सा पेन बनेगा, मुझे बताओ। सॉरी, कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ से? डेल बॉन्डिंग बनेगी। कौन सी बॉन्डिंग बनेगी? डेल बॉन्डिंग। देखो यार, सिंपल सी बात है, कैसे? आपका इंटरनेट क्या है, बोलो? जेड। ओवरलैपिंग किसका करेंगे? एक्स वाई का। मतलब एक ऐसे प्लेन पे जा रहा है कि जेड के परपेंडिकुलर है, तो जेड के परपेंडिकुलर आपस में मिलते हैं आमने सामने, और आपस में आमने सामने मिलेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आया समझ में? और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। चारों लूप्स मिल गए तो डेल बॉन्ड, दो लूप्स मिले तो पाई बॉन्ड, छह लूप्स मिले तो पाई बॉन्ड।
और 1 सिग्मा 2 पाई 1 डेल तो क्वाड्रुपल बॉन्ड बताया था क्या? एग्जाम्पल क्या था 5 बॉन्ड का? U2 यूरेनियम के बायोमोलिकुलर पार्टिकल्स बनते हैं। एक्स वाई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, वाई जेड जेड एक्स नहीं, ये कई एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, इसलिए आपको ऐसे समझाया। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलो कर लो कॉपी। बॉन्ड पहचानने का तरीका जो एक्सिस दे रखा है उसके परपेंडिकुलर बॉन्डिंग अगर हो रही है, जैसे मैंने मान के चलो एक्स एक्सिस ले लिया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अब मैं वाई जेड का कॉम्बिनेशन क्या है आपको समझ आया ना, डेल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चल रही है ये, बोलो हो गया क्या सब का? चलिए आ गया सबको? इस kind of bonding is called as कौन सा बॉन्ड? इट इज कॉल्ड एज कौन सा बॉन्ड जल्दी बोलो? इट्स कॉल्ड एज अ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड सर्टेन केस नहीं टॉक अबाउट ओवरलैपिंग। कैसे ओवरलैपिंग हुआ उसके बेस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, नेक्स्ट होता है बच्चे, लिखोगे डिस्क्रिप्शन ऑफ, या फिर ऐसे लिख दो टॉपिक ओनली, बॉन्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ओवरलैपिंग। 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 आप समझो इस बात को, इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चलिए सबको समझ में आ गया? ओवरलैपिंग में गलती कर रहा है क्या? चलो मुझे एक बात बताना, सारे बच्चे जरा रिवाइज करते हैं। ऐसे से अगर ओवरलैप कर रहे तो क्या बनेगा बोलो? सिग्मा या पाई? ऐसे कर रहे हैं तो ऑलवेज सिग्मा, एस आ गया तो सिग्मा होगा ही होगा। ई में अगर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो एक्स बनाएगा सिग्मा, बचाओ, और क्या बनाएगा पाई। डी कभी भी आ गया तो डी हमेशा क्या बनाएगा बोलो? पाई बॉन्डिंग बनाएगा, और साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग होगा। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? समझना इस चीज को। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। बातें नहीं करोगे, हेलो मिस्टर, मेंटेन द एटिकेट। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, जल्दी बताइए? साइज। साइज अगर ज्यादा हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। साइज अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। इसका मीनिंग क्या होगा? ये किताबों में लिख देते हैं, थोड़ा फील करते हैं इस बात को। मानिए कि लेटर सपोज मैं 1s का ऑर्बिटल लेता हूँ, और 1s को बच्चा मैंने ओवरलैप करा दिया, ठीक है? बॉन्ड कैसे बन रहा है? हम ओवरलैपिंग करा रहे हैं, हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, फील करना चीज को। हाँ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं और चढ़ के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और वो जो ओवरलैपिंग का एरिया आ रहा है उनके बीच में, दैट विल एक्चुअली इंडिकेट्स कि कितना स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड बन रहा है। मतलब ये जो स्टेटेड रीजन इसके पीछे बनेगा, जो परसों हम बना रहे थे, यही क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा बोलो? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करता है कि एरिया ऑफ ओवरलैपिंग कितना ज्यादा है। अगर एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एरिया ऑफ ओवरलैपिंग अगर ज्यादा है तो दिस इंप्लाइज बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, जल्दी बताओ? ज्यादा होगा।
ठीक है? नाउ फील द थिंग, अगर मैं छोटे ऑर्बिटल्स लिया, तो छोटे ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बहुत ज़्यादा और नज़दीक-नज़दीक होंगे, बोलो हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या होंगे? बहुत ज़्यादा नज़दीक-नज़दीक होंगे। तो ओवरलैपिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी। एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ ऑल अबाउट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू ऑर्बिटल्स। जितना इलेक्ट्रॉन एक-दूसरे में शेयरिंग होगी, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और थोड़ा बड़ा ले लो साइज़। अगर मैंने 1s ले लिया, ये 1s ले लिया, ठीक है? अगर मैं थोड़ा-सा बड़ा साइज़ ले लेता, माना कि ये 3s है और ये 3s है, ठीक है? यहाँ भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट बच्चा उतने इलेक्ट्रॉन्स दूर-दूर होंगे। उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बोले? दूर-दूर होंगे। तो मान के चलो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स क्या है बताओ? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थोड़ी, ज़्यादा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, बॉन्ड की ताकत उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा एजाइल होगा, उतनी ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ होगा। और शेयरिंग अगर कम है, तो उतना ज़्यादा वो कमज़ोर हो जाएगा। तो देखो जैसे मैं मान लेता हूँ एक टाइम के लिए, उम्मीद करता हूँ ये जैसे अगर नहीं दिखाई दे रहा पीछे वाले तो बता देता हूँ। यहाँ मैंने बीच बीच में 6 बिंदियाँ बनाई हैं। मतलब ऐसा मानो कि मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेज़ेंट किया है और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स बने हैं? 3 मिले। मतलब ये शेयरिंग कितने का हो रहा है? 6 का। यहाँ कितने का? मतलब मैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मान के चलो तो। बट इस एरिया में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं आ रहे। मुझे पता करना है ओवरलैपिंग एरिया में बॉन्ड बनता है और एरिया ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड करता है कि बॉन्ड डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। ऐसा की बात है कि साइज़ बड़ा है, तो ओवरलैपिंग तो होगा, बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा और शेयरिंग अगर कम हो गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आया समझ में? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ एरिया ऑफ ओवरलैपिंग और साथ ही साथ किस पे डिपेंड करता है मैंने बताया यहाँ से? दैट इज़ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी बताना सारे बच्चे, किसका साइज़ बड़ा है बोलो 1s का या 3s का? 3s का साइज़ बड़ा है। अगर साइज़ बड़ा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है या ज़्यादा है? किसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है बोलो? नीचे में कम है और इसमें क्या है? ज़्यादा। क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा है, इसका साइज़ क्या है? कम। अब इसे स्टेटमेंट को पकड़ो। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट जल्दी बताइए साइज़। साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, लॉजिक। आया समझ में? और ये क्यों हुआ? ये हुआ बिकॉज़ की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, अगर ये कम है तो ये ऐसा आंसर आएगा। अगर ये कम होगा तो ये क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? दैट इज़ साइज़ का मतलब क्या चीज़ से है बच्चे यहाँ से? दैट इज़ कौन-सा बॉन्ड ओवरलैप कर रहा है, इतना। साइज़ हम कैसे डिसाइड करेंगे वेदर द साइज़ इज़ स्मॉल और लार्ज? कहाँ हम लोगों ने क्वांटिटी नंबर किया था पिछले चैप्टर के अंदर, बोला है ना? क्वांटिटी मतलब प्रिंसिपल कौन-सा नंबर था? तो देखो वो इसका प्रिंसिपल कितना है बोलो? 1 और इसका कितना है बोलो? 3। और जिसका प्रिंसिपल ज़्यादा है उसका साइज़ भी ज़्यादा। ऐसा कह सकते हैं, साइज़ किससे डिसाइड होगा जल्दी बोलो यहाँ से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, बोलो हाँ या ना? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम। ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल के लिए आपके आगे इलस्ट्रेटेड है। 1s का अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ देखूँ, तो 3s से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ऐसे सवाल बहुत आते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। एक-एक चीज़ को आपको बहुत डिटेल से समझना पड़ेगा। ठीक है? अब आ जाते हैं थोड़ा-सा एक और चीज़ लिखा रहता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऐसा सेकंड टाइम भी आपको देखने को नहीं मिला। देखो एनसीईआरटी इलस्ट्रेट नहीं करती, रादर इट एलाबोरेट्स द थिंग इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। यू हैव टू डील विद द पैराग्राफ एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो डिपिक्टेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ से आते हैं, उसको आपको नोट्स बना के लिखना पड़ता है। इसलिए मैं पहले से प्रेफ़र करता हूँ एंड आफ्टर दैट यू यू विल गोइंग टू गो थ्रू एनसीईआरटी। देखो अभी मैंने डायग्राम के बारे में देख लेना। लो तो बच्चों, डायग्राम्स देखना। देखो अब अगर आप नोटबुक में देखोगे आपके तो ये सारे डायग्राम्स आपको नज़र आएँगे। बोले हाँ या ना? ऑलरेडी बने हुए हैं। ये वाला ग्राफ हम लोगों ने बताया था। दिस आर द ग्राफ दैट इज़ प्रेजेंट इन योर नोटबुक। तो अगर आप पढ़ोगे अच्छे से डिटेल से सब एनसीईआरटी है, बट एनसीईआरटी को डेप्थ में कर रहे हैं हम लोग। रीडिंग स्ट्रेंथ अब ये किससे होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? देखो यार, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे करके लिखा रहेगा? डायरेक्शनल कैरेक्टर। क्या लिखा रहेगा बोलो सब कोई? डायरेक्शनल कैरेक्टर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या होता है? ऐसे कैसे बोलेंगे? थोड़ा-सा अजीब-सा अटपटा-सा टर्म है, समझ में नहीं आ रहा। इसको और बेहतर समझने के लिए परसेंटेज पी कैरेक्टर कहेंगे इसको। क्या कहेंगे जल्दी बताओ यहाँ से? परसेंटेज पी कैरेक्टर। क्या कहेंगे जल्दी बताओ यहाँ से?
परसेंटेज पी करेक्टर। और देखिएगा परसेंटेज पी करेक्टर हम लोग कैसे पता करेंगे, वो बात की बात है, ठीक ना। और इसमें कंडीशन अप्लाइड होगा, व्हेन साइज इज सेम, साइज इज सेम, अगर साइज सेम है तब आप परसेंटेज पी करेक्टर पे ध्यान दोगे। अब वो क्या है बात की बात है, लेकिन अगर साइज सेम नहीं है तो याद रखना साइज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, मतलब ये डोमिनेट करेगा हर जगह। अगर मैं तो वो एग्जांपल कराता हूँ आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो दो चीज के बेसिस पे बॉन्ड स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है, कैसे बोलूंगा, bond strength of overlapping of the two orbitals in valence bond theory is depicted by the 2 points. This point is bond strength is inversely proportional to the size. Further, the size depends on the principal quantum number. As the principal quantum number increases, size will increase. This leads to the decrease in the bond strength. और bond strength इसलिए decrease कर रहा है because size अगर बढ़ेगा, the sharing of electron between the two orbitals will going to decrease, which will further decrease the strength of the bond. मतलब अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कम होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना कम होता चला जाएगा। कोई दिक्कत कोई आपत्ति। एंड आफ्टर दैट यही बॉन्ड स्ट्रेंथ आप देखेंगे वो डायरेक्शनल कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। कंडीशन अप्लाई कि अगर किसी वाला फैक्टर सेम हो रहा है, अगर किसी वाला फैक्टर सेम हो रहा है तब जाके ये वाला कैरेक्टर आपका लेगा, तो वो डिसाइड होगा परसेंटेज पी कैरेक्टर से। ये एग्जाम्पल करेंगे समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई आपत्ति। ये दो फैक्टर्स हम लोगों ने बनाया। देखो पहले वाले में कौन ज्यादा था बोलो, 1s या 3s। 1s ज्यादा था, किससे जल्दी बताओ, 3s। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ उसी तरीके से, चलो बताओ कुछ एग्जांपल्स। अगर मैं पूछता हूँ 1s दे रखा है और 1s से कंपेयर करना है, बोलो कौन ज्यादा। इसका छोटा ही दोनों, इसका एक छोटा और एक क्या है बड़ा है। जैसे एक का साइज बड़ा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कम हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कम होगी तो वन स्ट्रेंथ भी कम, तो कौन ज्यादा। आया समझ में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुमसे पूछा देयर इज 2s एंड 2s, बोलिए कौन सा। इसमें दोनों टू है, इसमें दो और एक कितना है, तीन। साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। चलिए बोलिए यहाँ से। मैंने कहा 2s 3p बोलो कौन सा हो जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करना है आपको पहले। 2s विल राइट आंसर। ये आ गया उससे कोई मतलब नहीं रखना है फिलहाल आपको। मैंने कहा 3s 2p बोलो तो कौन सा हो जाएगा। 2p विल बी द राइट आंसर। ये कैसे आपने डिसाइड किया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अभी सिखाया, ऊपर क्या सिखाया बोलो। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, और साइज किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। अनटिल अनलेस साइज अगर सेम ना हो जाए, ये मैं करवाऊंगा, सेम ना हो जाए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पे आप आंसर करेंगे। तो इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना था 2, इसका कितना था 3। जो छोटा है वो स्ट्रेंथन है, जो छोटा है वो स्ट्रेंथन है, जो छोटा है वो स्ट्रेंथ है। यहाँ दो दो था, यहाँ दो तीन है, यहाँ एक एक है, यहाँ एक दो है। आगे बातें समझ में। चलिए कोई दिक्कत कोई आपत्ति। ये बातें आपको आगे यूज में आएंगी। अब चलिए थोड़ा सा इस बात को, अगर आपसे कहा जाए, यहाँ देखो 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 देखो, कोई वजह बात कर रहे हो प्लीज बातें नहीं करो। देखो ये, हाँ लुक हियर, मैंने कहा 1s और 1s अब मामला गड़बड़ा गया। बोलो यार, एक 1s और एक क्या है बोला है 1s और 2p आ गया। बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका ज्यादा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका ज्यादा है बोलो। बोलिए। दोनों का सेम है, 1 2 1 2। अब तो प्रॉब्लम हो गई। अब देखो इस बात के लिए थोड़ा सा एक, मैं इसको कहूँगा कंट्रोवर्शियल थ्योरी है, कंट्रोवर्शियल नहीं कह सकता, ये तो ज्यादा ही हार्श वर्ड है। थोड़ा सा ऐसा मानो कि थोड़ा सा ये ऐसा मानो कि थोड़ा सा स्पीशियस लगता है, बट इसको समझाने का एक तरीका है। समझते कैसे देखो यार, अच्छे बुक्स में बड़ी से एक्सप्लेनेशंस लिखा हुआ है। ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है।
कहते हैं आप बना लो s ऑर्बिटल को, ठीक है, बना लिए। आप उस तरीके से बना लो, x और y ले लो और बना लो p ऑर्बिटल को, बहुत ही बढ़िया। अब कहते क्या है, सुनो सब कोई, अगर आपने ऐसा बनाया तो कहते हैं स्फेरिकल लूप्स जो होते हैं, अगर उनके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में अगर आप थोड़ा-सा ज़िक्र करो और थोड़ा डिटेल में पढ़ो, तो कहते हैं उसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर जाके आप इलेक्ट्रॉन को देखो, तो पूरे इलेक्ट्रॉन का 1/3 हिस्सा एक तरफ से नज़र आता है। क्या बोला? पूरे इलेक्ट्रॉन का कितना हिस्सा? 1/3, दैट इज़ 1/3, दैट इज़ द 33.3% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉन इज़ बीइंग सीन फ्रॉम द वन साइड ऑफ अ गिवन ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल है, उसके एक हिस्से से 1/3 हिस्सा नज़र आता है। मतलब ऐसा मानो इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि वो मान के चलो 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आएगा एक पॉइंट से। जबकि आप थोड़ा p ऑर्बिटल पे आ जाइए, ऑर्बिटल में याद रखिएगा आपको जो इलेक्ट्रॉन्स नज़र आता है, वो 1/2 ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हाफ ऑफ क्या होता है जल्दी बताइए? इलेक्ट्रॉन होता है, आधा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है? तो इसके लूप्स में देखेंगे तो आपको 1/2 ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स नज़र आएगा। चलिए मैं आपके लिए थोड़ी आसान कर देता हूँ इस डेटा को। एक ऐसा फैक्टर लेते हैं जो 2 से भी डिवाइड है और जो 3 से भी डिवाइड हो सकता है। नंबर बताओ तो? 6। सबसे ईज़ीएस्ट नंबर एक और जल्दी बताइए 6। अब अगर मैं 6 को डिवाइड कराऊँ तो 1/3 से डिवाइड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। और 6 को डिवाइड करोगे इससे तो 3 इधर और 3 इधर। देखो ज़्यादा शेयरिंग प्रोबेबिलिटी किसके साथ है? P के साथ या S के साथ? P के साथ। अगर P इलेक्ट्रॉन देंगे तो मैं 2% कैसे दे दूँगा? मेरे से माँगेगा तो? मेरा 1/3 देंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2। और ओवरलैपिंग के दौरान ये एक 3 शेयर करता है और ये 1/2 शेयर करता है। चलो मैं ईज़ी कर देता हूँ आपके लिए। मान के चलो S और S ऊपर वाले एग्ज़ाम्पल को ही ले लो। ये S 1s और ये 2s आपस में ओवरलैप करने आया और एक 1s ले लिया आपने, सही बात है। और एक आपने 2p ले लिया, बहुत ही सुंदर। दोनों को ओवरलैप कराया आपने। जैसे आप ओवरलैप कराओगे, तो बताओ यहाँ से क्या होगा बोलो? ये कितना हिस्सा देगा बोलो यहाँ से? 1/3 और ये भी कितना देगा? ये दोनों 1/3 और 1/3 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। और ये कितना देगा बोलो यहाँ से? 1/3 इलेक्ट्रॉन और ये कितना देगा बोलो? 1/2 इलेक्ट्रॉन्स देगा? बोलो हाँ या ना? आप बोलो तो किसका ज़्यादा है? 1/3 1/3 ज़्यादा है, 1/3 1/2 ज़्यादा है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। कौन ज़्यादा है बोलो तो? ये बड़ा है या ये बड़ा है? बोलो थोड़ा। मैं ईज़ी कर देता हूँ बच्चों को, ये 0.33 होता है। ये भी 0.33 0.33 0.33 0.66 0.33 0.5 0.83 0.66 अब बोलो कौन बड़ा है? ये बड़ा होता है। आया समझ में? अब आ जाओ थोड़ा-सा अपने पॉइंट नंबर 2 पर। क्या लिखा है बोलो? डायरेक्शनल कैरेक्टर किस डायरेक्शन से ओवरलैपिंग हो रही है, इस बात पर निर्भरता होता है कि परसेंटेज पी कैरेक्टर कौन-सा है। परसेंटेज पी कैरेक्टर अभी बताएँ। बोलो आया नहीं आया समझ में? पी कैरेक्टर की ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है ना, क्योंकि वो कितने इलेक्ट्रॉन को पा रहा है? बाय 2। क्या मैं कह सकता हूँ परसेंटेज पी कैरेक्टर इज़ मोर वाइज़ली ओवरलैप्ड इन कंपेयर टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो एसपी की ओवरलैपिंग ज़्यादा और एसएस की ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी? कम। तो इसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा है तो ये केस आपका चला आएगा। तो बताओ कौन-सा केस हो जाएगा बोलो? 1s ज़्यादा होगा या वो सॉरी 1s 2s ज़्यादा होगा या 1s 2p ज़्यादा होगा? 1s 2p ज़्यादा होगा। आपको ऐसे करके देखनी है। ये 1/3 और ये कितना बोलो? 1/2 और ये कितना? सर ये भी 1/3 और ये कितना बोलो? 1/3 और ये कितना? 1/2 अगर थोड़ा ऐड-वैड कर लो तो भैया 0.83 हो जाता है ये और 0.66 हो जाता है। समझ में आई बात है? इस कारण से किताब में डायरेक्शनल कैरेक्टर के साथ परसेंटेज भी कैरेक्टर लिख देते हैं और पॉइंट नंबर 6 में इतने वन साइज इज सेम क्यों लिखा है? Size is going to be determined by the principal quantum number and the principal quantum number is 1212 आया तो में
साइज सेम है तब इस पे अटैक करो। अब बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए फिर से समझा दें या समझ गए? इसलिए बोल रहा हूँ। सबको समझ में आया है? ये दोबारा कर दें एक बार। आ गया क्या? कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया? पता है मैं खाना सीख ही रहा हूँ, से बता देते हैं, देखो। वो ऐसा कैरेक्टर है, उससे तुम इलेक्ट्रॉन मांगने जाओ तो बोलेगा मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मैं तुम्हें केवल 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा एक बार में। कितना इलेक्ट्रॉन दूंगा? 2। और अगर वही काम तुम पी से बोलने जाओ, तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन तो पी बोलेगा मैं 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा। शुरू में ही क्या बोला था? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसकी बॉन्डिंग उतनी ज्यादा तगड़ी होती है। तो बताओ ओवरलैपिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स किसके पास ज्यादा है? पी के पास ज्यादा है। ये बात का जिक्र तब देखेंगे जब साइज क्या होगा? सेम। अगर मैंने माइनस 2s कर दिया, चलिए हेल्प करना सारे बच्चे, और यहाँ 2s 2p कर दिया तो क्या आंसर हो जाएगा? 2s 2p कर दिया और यहाँ 1s 2s कर दिया तो क्या हो जाएगा? बोलो आंसर, बोलो यार। देखो यार कभी कभी ना थोड़ा सा चलाना चाहिए, रखे रखे ना दिमाग में वायरसेस लगते ज्यादा है, फंगस। इसका दो दो हो गया, इसका एक दो हो गया। बोला था डोमिनेंट कौन होता है? साइज। इसके अनुसार एक दो और दो दो में थ्योरी के अनुसार आपका साइज डोमिनेंसी हो गई ना। तो बताओ कौन अच्छा होगा? बोलो। 1s 2s विल गेटर। अगर मैं इसी में सवाल में थोड़ा चेंज कर दूं कि 1s 2s और 1s सॉरी 2s 2p, आंख बंद करके साइज के अनुसार ये आंसर हो जाएगा। बोलो आया ना? बट अगर साइज सेम हो गया तो आया समझ में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार कर लेना यहाँ पर ये एग्जाम्पल पे। कर लो कॉपी।
ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या मैं लिखवा दूं? चलो लिखा देंगे लास्ट में एक बार। आपकी सीट पे 3 ही बच्चे बैठते हैं। आपकी सीट से कौन कौन गायब है? कौन? ये तो बहुत दिन से गायब है ना यार। कौन सी नैना? एक नैना वो भी है। कहाँ है भाई? फोन वोन करके पता करो इसके बारे में। ये पिंक, क्या नाम है, पिंक शर्ट टी शर्ट जो भी, आपकी सीट में कौन कौन बैठते हैं? हाँ, चांदनी। मतलब कितने बच्चे हैं टोटल? 2 और हैं आपके मिला के? दोनों गायब हैं। आपकी सीट पे कौन कौन है? आपको नहीं पता? अब तो कल यहाँ बैठे थे ना। आपको इश्यूज है क्या देखने में? तो मैं आपका सीट अरेंज करवा दूंगा। देखने में दिक्कत होता है आपको? बोल सकती है, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। देखने में इशू है आपको वहां से, या दिख जाता है? देखो बच्चे, क्योंकि पिछले सेशन में भी 12th में 2 बच्चियां हैं, मैंने उसका सीट इसलिए यहाँ किया है। मैं इनको भेज दूंगा रोटेशन में, ऐसा कोई इशू नहीं है। आई में अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज बोलना क्लियरली। 12th क्लास में 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनको विजन का इश्यू है, तो मैं बैठा दूंगा आगे आपको। और सबको विजन का इश्यू मत ले लेना यार, एक्चुअली जिनको दिक्कत हो तो। हो गया? कर लिया कॉपी? क्लियर है? लिखेंगे एग्जाम्पल। कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। ये हो गया सभी का? नहीं लिखे? क्या मैं ये 1 और 1 2 वाला पॉइंट लिखा दूं? हैव यू अंडरस्टूड इट ऑलरेडी? हो जाएगा क्या? या लिखवा दें? लिखवा दें? एक पॉइंट लिख लो यार, अच्छा रहेगा। राइट डाउन इट। ये कर ली थे कॉपी? ठीक है, लिख लीजिएगा प्लीज। लिखोगे? लिखेंगे। द शेयरिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑर्बिटल्स, 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 द शेयरिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑर्बिटल्स is 1 by 3 of s orbitals is 1 by 3. Sharing probability of s orbitals is 1 by 3, is 1 by 3, while while that of p orbital is 1 by 2, while that of p orbital is 1 by 2, while that of p orbital is 1 by 2, that of p orbital is 1 by 2. That of p orbital is 1 by 2. p orbital is 1 by 2. ठीक है? चलिए लिखिएगा एग्जांपल्स।
लिखिएगा कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। 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 1s 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 2s 1s 2p। कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। चलिए बताइए कौन सा सबसे अच्छा होगा। 1s 2s सबसे अच्छा होगा। सब पढ़ाया लिखा बकवास हो जाता है। सबसे अच्छा कौन होगा? 1s सबसे अच्छा होगा। अब ये दोनों तो 1 2 सेम है। अब बताओ कौन अच्छा होगा, एस या एसपी? एसपी तो 1s और 2p हो जाएगा, फिर 1s और क्या हो जाएगा 2s। बोलो आया नहीं आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। अभी मत कॉपी करो, पहले देख लो। 2s 2s 2p 2p 2p। बोलिए, लगाओ दिमाग, आंसर लो। इन तीनों में कौन सबसे अच्छा होगा? एस के साथ पी है, पी के साथ पी है, तो नंबर देखो यार, 1/2 कंट्रीब्यूशन 1/2, 1/3 1/2, 1/3 1/2। अब बोलो 1/2 ज्यादा है? अरे बोलो हाँ या ना। होगा नहीं होगा? सबसे अच्छा कौन हो जाएगा? 2p फिर एसपी और क्या हो जाएगा? ऐसे ही देखो ना, पीपी का ओवरलैपिंग सेम है। अब कैसे आपने इसको सेम किया? भैया दो 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 दो, तो साइज पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं। ओवरलैपिंग पे आ जाइए, पीपी का ओवरलैपिंग ऑलरेडी ज्यादा होगा, हाफ ऑफ की ओवरलैपिंग है। क्या होगा? कहाँ 1/3 होगा? इसका हो जाएगा 0.6। अरे आया नहीं आया? कोई सिंपल मैथ्स कर रहे हैं, इसका मैथ्स क्या बोलूं मैं? ये नहीं समझ में आता कौन बड़ा है कौन छोटा है, नंबर मिलता है इसलिए। ये कितना हो जाएगा? 0.33 0.5 0.83, ये 1 आ जाएगा। देख लो, नहीं आया क्या? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। 2s 3s 2s 3p। बोलिए कौन सा हो जाएगा? 2s 3s 2s 3p। ऑब्वियस बात है 2s 3p ज्यादा। एग्जाम्पल नंबर 4। सेम है यार, 3s 3p 3p कौन सा? 3p 3s 3p 3s। अरे बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? और अगर सबको कंपेयर किया जाए ऊपर से नीचे तो बोलो कैसे होगा? ऊपर से नीचे कंपेयर किया जाए तो सबसे अच्छा कौन होगा बोलो? सबसे छोटा क्वांटम नंबर के पहले अरेंज कर दो। 1 2 1 2 1 2 है, तो 1 2 सबसे ऊपर, ये 2 2 है, तो 1 2 1 2 1 2 सबसे छोटा, 2 2 उससे बड़ा, 2 3 सबसे बड़ा, 3 3 सबसे बड़ा। तो बस अरेंज कर दो, क्या हो जाएगा बोलो पहले? क्या लिखेंगे? बोले 1s 1s, फिर क्या हो जाएगा बोलो? 1s 2p, फिर क्या हो जाएगा? 1s 2s ना, सॉरी, फिर क्या हो जाएगा? 1s 2p। उसके बाद कौन आएगा बोलो? ये सारे में सबसे अच्छा कौन होगा बोलो? 2p 2p। फिर कौन हो जाएगा? 2p 2s। फिर कौन सा हो जाएगा बोलो? 2s 2s। फिर किसकी बारी आएगी? इसकी बारी आएगी, कौन अच्छा होगा बोलो? 2s 2 3p आ जाएगा, और 2s क्या आ जाएगा? 3s आ जाएगा। फिर क्या होगा बोलो यहाँ से? 3p 3s और 3s 3s। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा हो। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? ये ऊपर से नीचे लिखे सारे क्वेश्चन का अरेंजमेंट।
अब सुनिएगा, 1 मिनट रुक जाओ, परेशान मत हो। देखो, ये समझ में आ गया सभी को? साइड अगर सेम होता है तो परसेंटेज की कैरेक्टर से निकालते हैं, परसेंटेज को समझा ही दिया, ठीक है? अब चलो सारे बच्चे बताना प्लीज, अगर मुझे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करनी है, बातें नहीं करो प्लीज, तो ऑर्बिटल की अगर ओवरलैपिंग करनी है, अगर मेरे पास 2p पाई है, ऐसे करके दे रखा है, 2p 3p पाई है, अब ये 3p पाई क्या है भैया, बता सकता है? और पी ऑर्बिटल सामने सामने से ओवरलैप किया तो कौन सा बॉन्ड बना? सामने सामने से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा या पाई? और साइड वाइज किया तो करेगा क्या? अभी क्या बताओ, अगर मैं 2p पाई ऐसे कराता हूँ, ये तो छोटा ऑर्बिटल है और ये भी छोटा ऑर्बिटल, ठीक है? पाई का मतलब लेटरल ओवरलैपिंग बच्चा, सामने सामने, पाई इसलिए लिखा है। ऐसे भी करके लिखा सकता है 2p सिग्मा, सिग्मा का मीनिंग समझ में आया? वो क्यों ऑर्बिटल जो सिग्मा में इन्वॉल्व है, और सिग्मा कैसे बनता है भैया? बोलो हाँ या ना? और ये कैसे बन रहा है? लेटरल ओवरलैपिंग है। अब इसमें क्या है बोलो यार, एक छोटा और क्या हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा। इसमें लग रहा है कि अच्छा ओवरलैपिंग पॉसिबल है, सेम साइज या डिफरेंट साइज? सेम साइज सबसे अच्छा ओवरलैप कर सकता है, डिफरेंट साइज की ओवरलैपिंग में दिक्कतें आ सकती है। मान के चलो इसका लोब के नोट्स पे आ गया, नोट समझे, वो पॉइंट जहां कनेक्शन नहीं होता है, तो ओवरलैपिंग अच्छा नहीं हो पाएगा ना। तो अब तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें कौन सा अच्छा हो जाएगा ये? मैं कह दूं तुमसे 2p पाई, 3p पाई, फिर क्या दिया, 3p पाई, 3p पाई। अब बोलो कौन सा अच्छा होगा? ये अच्छा होगा। अब बोलो ऐसा क्यों? ये सेम केस चल रहा है, साइज वाला। यहाँ कितने का कॉम्बिनेशन है? दो दो। यहाँ कितने का? दो तीन। ये दो तीन और ये क्या चीज? तीन तीन। तो साइज के बेसिस पे आंसर कर रहे हो। अब एक बात बताना आपको, नॉर्मली सारे बच्चे बताएंगे प्लीज, अगर आपसे अगर आपसे इन केस 3p पाई और 3p पाई और 3p पाई और 3d पाई का अगर ओवरलैपिंग करा दे, सुन लेना। अब देखो भाई, डे बाय डे बच्चा मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ चीजों को, क्योंकि अब थोड़ा सिंबल्स आपको स्मार्टली समझ में आना चाहिए। 3p पाई, पाई ओवरलैपिंग मतलब लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग के लिए आप लूप्स बनाएंगे, ओवरलैपिंग हो गई। अब थोड़ा 3p पाई बना दो, ठीक है, 3d पाई बना दो। अरे यार, आप बताइए किसका ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा हो, डी का या डी का? थोड़ा फील करना बात को, ऐसे सामने सामने आए, ओवरलैप, ठीक है, एक दूसरे के साथ लेटरल ओवरलैपिंग में। अगर मैं इस लोब्स को थोड़ा सा चिपका दूं, तो लोब में एंट्री मारेगा ना। सोचो, सही सी बात है, अगर ये सीधा है तो एक दूसरे में शेयरिंग होगी, सही बात है। बट लोब्स को अगर झुका दे तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसमें एम्बेड नहीं हो जाएगा? वो तो किसका ज्यादा एम्बेडिंग अच्छा है, पी का या पी का? है ना? पी का या पी का? पी का ज्यादा अच्छा ओवरलैपिंग है। तो डी और पी में अगर कंपेयर किया जाए तो डी वाली ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होती है। एवरी शेप एंड साइज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। देखो, मैं ये सारी की सारी बातें जो बता रहा हूँ बच्चा, इट्स एक्चुअली अ कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ऑफ जेईई के पेपर्स को उठा के देख लेना, एक एक चीज प्रेजेंट होगा वहां पर। But समझ में आया कैसे हुआ है? क्योंकि पी का क्या होता है, सो स्लांटेड शेप होता है, और ये पिक्स बने हैं, और ये सामने से गया, तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रॉन ज्यादा एम्बेड कर रहा है इसके अंदर। और सामने सामने ऐसे आ गया तो एम्बेडिंग पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आई बात है? कर लो कॉपी, कर लो कॉपी, ये वाला कर लेना फिर वो। और इसमें किसके बेसिस पे करेंगे जल्दी बताओ? साइज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? साइज। और यहाँ पे किसके बेसिस पे? ओवरलैपिंग के बेसिस पे। 1 2 3, यहाँ ओवरलैपिंग कर देना।
कहीं से किसी को कोई दिक्कत आपत्ति इस चीज को समझने में प्लीज? हाँ भैया बोल। कहाँ पे? हाँ 2-2 है, 2-3 है, 3-3 है। हाँ नहीं, भरा होगा साइज में ना, साइज के बेसिस में साइज छोटा होना चाहिए तब ओवरऑल स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं। 2-3 3-3 भाई, 3-3 6, 2-3 5। साइज छोटा, स्ट्रेंथ ज्यादा। साइज छोटा, साइज के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे ओवरलैपिंग डी ज्यादा रुक जाता, ओवरलैपिंग ज्यादा। आया समझ में? अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, बोलिए कौन सा अच्छा ओवरलैपिंग आप सोच सकते हैं, बोलिए। 3D 3D या 3P 3D? अभी बताया था, अगर आप थोड़ा कंसेप्ट अगर समझे तो पक्का गारंटीड आ जाएगा। नहीं झुक जाएगा दोनों साइड से, तो डी अगर दोनों साइड है, दोनों डी आपस में मिल जाएंगे ना, तो ओवरलैपिंग किसकी ज्यादा अच्छी हो जाएगी? ऐसे सोचिए, ये वाला लोब्स भी ऐसे झुकेगा, बोलो हाँ या ना, और ये वाला लोब भी झुक के आएगा इधर, तो बताओ ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला केस होगा। यहाँ भी किसका केस होगा बोलो? ओवरलैपिंग का। किसका होगा बोलो यहाँ से? ओवरलैप। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ ओवरलैपिंग और स्ट्रेंथ नामक टॉपिक समझ में आया होगा आपको, क्लियर है? और सभी कोई बोलो हाँ या ना। चलिए फाइनली हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इसका एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये क्लियर है या नहीं है? फिर ये दोनों एकदम घुस जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब आएंगे ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होगी। ऐसे सलांट कर रहे थे, ओवरलैपिंग की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है ना, इसलिए अगर सीधी रहेंगे। सुनो, अगर यहाँ पे अभी कैसे कर रहे हैं देखो, साइज सेम है ना, 3-3 3-3 3-3 3-3, तो अब आपको ओवरलैपिंग देखना है, ओवरलैपिंग डी का ज्यादा अच्छा हो सकता है इन कंपेयर टू पीडी, इन कंपेयर टू पीपी, ठीक है? इस कारण से फिर कोई बच्चा पूछेगा, अगर भैया किसी का प्रिंसिपल कंटेंट छोटा होता तो मैं बोलता फिर से पुराने कंसेप्ट को अप्लाई कर दीजिए, तो टेस्ट में आपको, अगर मान के चलो ऐसा होता तो टोपी, और टोपी 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 और टोपी टोपी होता तो क्या होता? बोलो बोलो। टोपी टूटी होता है, टोपी टोपी होता तो क्या होता? पी वाला या पी वाला? आप सब बेवकूफ हैं। तो में डी कब से आ गया? तो में डी कब से आ गया? डी का शुरुआती 3 से होता है, सवाल ही गलत था, सवाल ही गलत था। अरे शुरुआत में एस आता है, फिर एसपी आता है, फिर एसपीडी आता है, फिर एसपीडीएफ होता है, तो कहाँ से डी आ गया 2 के साथ? मतलब कुछ भी कोई बोल देगा आप मान लेंगे और आंसर भी कर देंगे, कल के दिन बोल दो 1D और कल के दिन बोल दो -4 है। क्लियर है सभी को? चलो बताना एक, ये क्लियर है? अब एक चीज बोलो, ऑटो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है क्या? ऑटो लिखे हो कभी लाइफ में? ऑक्सीजन लिखे हो ना? N2 लिखे हो क्या? नाइट्रोजन गैस। C2 लिखे हो क्या? क्यों? चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ऐसा बोला था, व्हाई C2 मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट।
चले O2 क्यों एग्जिस्ट करता है, लॉजिक समझिएगा, कॉन्फ़िगरेशन बोलिए इसका। 1s2 2s2 2p4 p4 अगर करेंगे ना तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ हम लोग लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाए हैं, 2 बॉन्ड बना लेगा। अब बताने की जरूरत नहीं है कैसे बना है, ठीक है। नाइट्रोजन आ जाइए, नाइट्रोजन का क्या होता है 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। अगर 2p3 हो जाएगा, कॉन्सेप्ट चेक कर रहा हूं आप लोग का, देखना p3 है बच्चा, मैंने बोला था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स बनाने के, सॉरी बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसके पास 3 अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड दूसरे के 3 अनपेयर्ड के साथ मिलेगा और एक बॉन्डिंग बना लेगा तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है इनके बीच में। घर पे जाके आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो कार्बन का बनाते हैं, चलो थोड़ा सा हेल्प करना सारे बच्चे, कार्बन का बोले तो 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब तुम कहोगे 2p2, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, ठीक है। अब चलो मैं बॉन्ड बना के दिखा दूं, देखो कैसे बनता है बॉन्ड। मैंने स्टार्टिंग में कोवेलेंसी बनाया था, कोवेलेंसी में ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट बताया, ठीक ना। हम मान के चलो ये ग्राउंड स्टेट का केस है, थोड़ा समझते हैं इसको। 2s क्या होता है, कार्बन का बना रहे हैं, तो 2s से बना लो और 2p2, सुनोगे तब समझ में आएगा, अन्यथा घूमते रहोगे। ये इसका जीएस है, ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। और इसके एक्साइटेड स्टेट में आ जाओ। अब मैंने बोला था 2 से 2 का ट्रांजिशन पॉसिबल है, 2 से 2 वाला जा सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन मुझसे आगे चला जाएगा, कोवेलेंसी याद आ रही है, चला गया तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4 बन जाएगा क्या। तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स हो गए, सॉरी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए बोलो, अनपेयर्ड कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 अनपेयर्ड है, अगर तुमको C2 बनाना है तो आप कार्बन और लिख लोगे साइड स्टेट में, इसके पास भी 4 अनपेयर्ड, इसके पास भी 4 अनपेयर्ड, क्या तकलीफ है, 1 2 3 4 1 2 3 4 बन गया C2 भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए नहीं, लॉजिक यहाँ 3 था, 3 बॉन्ड, वो था 2 बॉन्ड, मुझे ग्राउंड स्टेट में मिलेगा, एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाऊंगा, कोई कंसेप्ट बन रहा है, एक्साइटेड में चला गया तो बन गया C2, तो बना नहीं, बन गया ना C2, कितने बॉन्ड बन गए 4। केमिस्ट्री की एक अहमियत होती है, कुछ भी नहीं कर सकते आप, सब कुछ सही करके भी सब गलत है, मतलब आप अगर लेके चले हैं तो आप बना लेंगे 4 बॉन्ड, कब लाइफ में देखा 4 बॉन्ड बने हुए हैं किसी के बीच में, मैक्सिमम आपने 3 बॉन्ड्स देखे होंगे, 4 बॉन्ड देखा है कभी क्या, तो 4 बॉन्ड तो बन ही नहीं सकता, आप कुछ भी नहीं बना सकते ना, ठीक है। और समझाते हैं, देखो रियल लाइफ में होता क्या है, ये ऐसा, ये पी है, एस दोनों सेकेंड का है, इसका भी 2 और इसका भी 2, सेकेंड ऑर्बिटल का दोनों है, 2s भी और 2p भी, रियल लाइफ में 2s 2p का मैंने देखने गए हम, देखो बातें कर रहे हैं फिर, बात मत करो यार, चलो देखो, ये वाला एस ऑर्बिटल, ये वाला भी एस ऑर्बिटल, ठीक। अब देखो क्या होगा, पी कैसे अरेंज होता है, एक्स में पहला पी का ऑर्बिट, वाई में पहले पी का ऑर्बिट और जेड में पी का ऑर्बिट, इसको थोड़ा ऐसे कर दो, जेड वाई और ये एक्स, ये दोनों 2 का हिस्सा है, ठीक है ना। लुक है, यहाँ पे आ जाओ, अगर यहाँ पे आ गए आप फिर इधर आ जाएंगे, बना दिए थोड़ा सा, फिर ऊपर बना लीजिए, फिर नीचे बना लीजिए, फिर आगे बना लीजिए ऐसे, और फिर पीछे बना लीजिए, ठीक है। ये फिर से क्या आ जाएगा बच्चा, एक्स, ये क्या आ जाएगा वाई, ये क्या आ जाएगा जेड, तो लॉजिक समझ में, ठीक है। अब देखो क्या है, होप यू अंडरस्टैंड, स्टार्टिंग में जो हम लोग कर रहे थे 3 ऑर्बिटल्स, ठीक ना,
ठीक, अब ये मिलने आया, ठीक है, ओवरलैपिंग करनी है इसको, जब ये ओवरलैपिंग हो तो ये पीपी मिल जाएगा एक्स और एक्स, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यहाँ कौन सा है, एक्स है, तो बच्चा ये तो मिल गया, बोलो हाँ या ना, ये मिल गया, अगर ये मिल गया ना, इस वाला मिल गया, तो पाई बॉन्ड कौन सा बनाएगा, ये बना लेंगे ना, अगर बना लेंगे तो सोच के बताओ, ये भी बना लेगा, ये बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड, ये क्या बनाएगा बोलो, पाई बॉन्ड, और ये भी क्या बनाएगा, ये पाई बनाएगा, लेटरल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो ये बनाया सिग्मा और ये दोनों क्या बना लिए, पाई, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। अब सोचो सारे बच्चे, अगर ये ओवरलैपिंग पॉसिबल हो गई, ये भी लेटरल ओवरलैपिंग कर लिया, ये भी लेटरल ओवरलैपिंग कर लिया, तो एक बात बताओ, पीछे वाला लोब ओवरलैप कर पाएगा क्या, पीछे वाला लोब ओवरलैप कर पाएगा, नॉर्मली सोचिए, क्या पीछे वाला लोब लोब ओवरलैप कर पाएगा, नहीं, ये लोब्स कभी भी आपस में मिल नहीं पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे ना, और नहीं मिल पाएंगे तो सोच के बताओ, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इस लोब से शेयर हो गया, तो उल्टा बना देता हूँ, मतलब हाँ या ना, एक इलेक्ट्रॉन इस लोब से शेयर हो गया, मतलब वही वाले से, और एक इलेक्ट्रॉन किसे शेयर हो गया बोलो, जगह वाले से, ठीक है, और बताओ, जो एक एस का इलेक्ट्रॉन है, ये एस का इलेक्ट्रॉन है, ये एस का इलेक्ट्रॉन है एक, क्या बताओ ये ओवरलैप कर पाएगा कभी, नहीं, इससे पहले कौन आ जा रहा है, पी, तो तीन इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके तो तीन बॉन्ड बना लेंगे, सही बात, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो एस के अंदर है, वो कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करेगा, फील करना चीज को, ये तीनों तो ओवरलैप कर लेंगे, पीएक्स पीवाई और पीजेड, क्या एस कर पाएगा, नहीं, एस के पहले कौन आ गया है बोलो, पी, तो एक रुकावट की तरह है, आया समझ में, तो अगर नहीं ओवरलैप कर पाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन छूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन छूट जाएगा तो बताओ, तीन बॉन्ड तक तो ठीक था, क्या चौथा बॉन्ड पॉसिबल था, ये इलेक्ट्रॉन फंस गया है अंदर की तरफ, तो केवल और केवल कितने बॉन्ड्स बन पाएंगे जल्दी बताओ यहाँ से, तीन बॉन्ड ही बन पाएंगे, और तीन बॉन्ड जो बनेंगे उसको हम लोग अल्काइन कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, तीन बॉन्ड को अल्काइन, पढ़े थे, इथाइन, मिथाइन, पढ़े थे ना, तो वाई एन ई वाला इसी कारण से बनता है, आया समझ में, इसलिए ओनली तीन इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरलैपिंग, समझ में आई बातें, देखो, सॉरी, मानिए ऐसे, अगर मुझे इसको ओवरलैप कराना है, बना दिया ओवरलैप, ऐसा मानिए, फील करना चीज को, मेरी हथेली एस ऑर्बिटल है, पीएक्स है, पीवाई है, सॉरी पीवाई है और पीजेड है, ठीक है, फिर से एक्स वाई और सॉरी वाई और जेड, जेड आपकी तरफ है, मैं एक्स को ओवरलैप करा दिया, इसकी लेटरल तो पॉसिबल थी ना, इसकी भी लेटरल पॉसिबल थी, ठीक ना, ये लेटरल नहीं कर सकता है, ये भी लेटरल कर सकता है, ये तो सिग्नल ही ले लिया, तो तीन इलेक्ट्रॉन का तो गेम हो गया, अब मेरे हथेली पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सट रहा है, मिला नहीं हथेली को, मतलब इस फिंगर में जब तक नहीं आ पाएंगे तब तक ये हथेली ओवरलैप, और यही हथेली पे इलेक्ट्रॉन बचा रह गया है जो कि एस के अंदर है, जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए अंदर तीन इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी तो सवाल देगा, C2 नहीं एग्जिस्ट करता है, आया समझ में, C2 एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, तो लिख लोगे ये चीज, एक बार मैं एक्सप्लेनेशन करवा दूंगा आपको, अच्छा सुनो, ये क्लियर है या नहीं, बोलो ये सुनो, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट, फोर्थ इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाला विल नॉट पार्टिसिपेट, कैसे करके लिख लोगे, विल नॉट पार्टिसिपेट, अब देखो एक चीज और सुनो, अब जाके तुम कभी आगे चल के एक पढ़ोगे थ्योरी दैट इज कॉल्ड एज एमओटी, क्या कहलाता है बोलो, एमओटी, एमओटी स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कौन सा बोलो, वहां पे एक चीज लिखा हुआ है, उसके बारे में चर्चा वहां पे ही करेंगे जब बनाएंगे, तो लिखा है C2 एग्जिस्ट, तुम बोलोगे यार ये क्या हो गया, केक कब बना है, अभी C2 नहीं होता है, बट लिखा है आपके आगे, इन वेपर फेज, कौन सा फेज जल्दी बताइए, जिस दिन एमओटी आएगा वहां पर डिस्कशन करें, C2 अगर इसे डायरेक्टली पूछता है सुन लेना, क्या C2 बनना पॉसिबल है, बोलोगे नहीं, ऐसे आपको लिख के देगा, कार्बन हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स एक्साइटेड स्टेट,
So it can combine with the 4 electrons of another carbon atom in order to form C2 molecule. Is it possible or not? The answer is no, it is not possible. क्यों not possible? Because the 3 electrons of the mass of the are going to be shared, but as the other 1 electron shared, वो तो शेयर नहीं आता है, तो 3-3 शेयर होके 3 बॉन्ड बना लेते हैं। और इसी को हम लोग 10th क्लास में अल्काइन कहते थे, फॉर्मूला था CnH। कोई दिक्कत कब इसी कारण से अल्काइन तो शेयर नहीं करता, 3 एग्जिस्ट करता है। K2 एग्जिस्ट करता है तो बोलोगे हाँ, कौन से स्टेट में? वेपर स्टेट में। एमओटी पढ़े नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसका लास्ट स्टेट है इस चैप्टर का, वहां पे जाके क्लियर करो। इतना कैसे करनी है ना, कहाँ पे एक्सप्लेन करवाएगा? यही था ना, ये हो गया सभी को। ये लिख लो, इसके बाद यहाँ से लिखने से पहले लिखना वाई C2 डजंट एग्जिस्ट। यहाँ पे लिखना वाई, इसको हटा दे, वाई C2 डज नॉट एग्जिस्ट। वाई C2 डज नॉट एग्जिस्ट। O2 होता है, N2 होता है, बट C2 नहीं होता है। F2 होता है क्या? हाँ, क्लोरीन गैस भी होता है। ये तो समझ गए ना कैसे बना? अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 था तो 2 बॉन्ड, 3 था तो 3 बॉन्ड। यहाँ 4 आ गया तब भी नहीं बन पाया। 4 क्यों नहीं बन पाया? ये लॉजिक।
तुम सीधा नहीं बैठोगे? MOT बच्चा, MTO नहीं, MOT। चलिए एक्सप्लेनेशन लिखेंगे इसका, लिखेगा। As carbon has 4 unpaired electron in its excited state, as carbon has 4 unpaired electron in his excited, as carbon has 4 unpaired electron in his excited state, in its, sorry, not his, in its excited state, 4 unpaired electron in its but electron, only the 3 electrons, but only the 3 electron has 4, लिखा था ना, unpaired electron in its excited state, but only the 3 electrons, electron, participates, participates in bonding, participates, participates bonding. Only the 3 electrons participates in bonding. So it can only form 3 bonds. 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 कितना बॉन्ड बना पाएगा वो? 3, ठीक ना? सिंपल लेवल का सवाल है, why P2 doesn't exist? लिखो, why P2 does not exist? Why P2 does not exist? Why P2 does not exist? बड़ा अजीब सा है ये, लेकिन देखो समझ में आएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Why P2 does not exist? Does not exist. P2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? तो इसका एटॉमिक नंबर बोलो, बोलो 15। कॉन्फ़िगरेशन बताओ। देखिए सर, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब हो तो P2 को भी बना लेना चाहिए। एक बात बताओ, जब N के पास 3 अनपेयर्ड था तो N 3 बॉन्ड बनाया ना? P के पास भी 3 अनपेयर्ड तो बना लेना चाहिए 3, क्यों नहीं बना पा रहा? सोचने वाली बात है ना। इसके पास भी तो 3 अनपेयर्ड है, 3p3 लॉजिक। P के साथ अगर 3 अनपेयर्ड है, 1 2 3, ये मान के चलो px है, ये py है, और ये क्या है बोलो pz। मान के चलो एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेलेक्ट करना अपनी एक्सिस में, तो कोई मान लेता है। अगर that is the internuclear axis, then x and y will consider to be the orthogonal axis, and internuclear axis will responsible for the formation of sigma। सीधे शब्दों में z अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ये सिग्मा बना लेगा, और अगर ये सिग्मा बना लेगा तो ये दोनों क्या बना लेगा? पाई, ये पाई। बट टेबल पे ऐसा नहीं होने देंगे हम, मतलब क्या रीजन क्या?
या तुम 3p के x दे रहे हो और 3p का y दे रहे हो y के लिए मुझे। 3p साइज़ का बहुत बड़ा होता है भाई। और ओवरलैपिंग इसकी अच्छी नहीं होगी तो बताया था। साइज़ बड़ा तो ओवरलैपिंग अच्छा नहीं। मैं क्या गंदा सा स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, मैं नहीं बना रहा ये। हमारे में बोलता है कि मैं सिंगल बॉन्ड बनाना प्रेफ़र करूँगा। सर से पूछते हैं फिर ऐसी क्या बात है भाई? ये कौन-सा नया पागलपंती है तुम्हारा? तुम्हारे पास 2 एंटीना थे ही, बना लेते तुम। ये क्यों कर रहे हो इस तरीके से? तो बोलता है नहीं, मुझे तुम जो 3 नहीं के लिए ऑफ़र कर रहे हो ना, 3 का 6x का ऑफ़र है। 3 का साइज़ बहुत बड़ा है। अरे यार क्या है तो क्या ही हो जाएगा मेरे? ये तो बनेगा बहुत घटिया लेवल का बॉन्ड बनेगा, टूट जाएगा तुरंत। हम एक काम करते हैं, बोले क्या करोगे? बोले एक काम करते हैं हम लोग अरेंज हो जाते हैं टेट्राहेड्रल शेप में। बोला ठीक है। बोला हम क्या करते हैं सारे के साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ P4 बॉन्डिंग, P4 मॉलिक्यूल। और फास्फोरस अपने एलोट्रोपिक फॉर्म में P4 मॉलिक्यूल बनाता ना कि P2। अभी एक नया चीज़ आ गया। P4 की जगह क्या बना लेता है ये? P2। और इसके बचे एलोट्रोपिक फॉर्म कहते हैं। कौन-सा फॉर्म कहते हैं बोलो? एलोट्रोपिक फॉर्म। जो आपका फास्फोरस है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में रहता है और फास्फोरस एज़ अ पॉइज़नस सब्सटेंस भी यूज़ होता है पॉइज़न्स के अंदर। ये दवाइयाँ डिफरेंट बनती हैं जो कि पॉइज़न के तौर पे बेची जाती है। जैसे कि एंट का घिराव करने वाला एक चॉक आता है, कॉकरोच, मॉस्किटोज़ या फिर वो रैट्स वगैरह को मारने के लिए जो दवाइयाँ हैं, फास्फोरस के एलिट्रोपिक फॉर्म यूज़ किए जाते हैं। अब एलिट्रोपिक फॉर्म क्या है? कार्बन नाम का चैप्टर आपने क्लास 10th में पढ़ा। वहाँ आपने डायमंड पढ़ा, ग्रेफाइट पढ़ा, बकमिस्टर फ्यूलरिन C60 स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा। पढ़ा क्या? तो 2-3 स्ट्रक्चर्स जब उसके एग्जिस्ट करते हैं, तो उसी के डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स को ही बच्चा हम लोग एलिट्रोपिक फॉर्म कहते हैं। तो P4 कौन-सा फॉर्म है जल्दी बताओ? एलिट्रोपिक फॉर्म है। तो फास्फोरस, 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 फास्फोरस। रादर ऑफ फॉर्मिंग द पाई बॉन्डिंग, ये बोलता है हम पाई नहीं बनाएँगे। ये सारे फास्फोरस मिलके जुड़ जाएँगे एक-दूसरे के साथ और P4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे और सिंगल बॉन्ड मेरे को एक ताकत प्रोवाइड करेगा और हम एग्जिस्ट कर पाएँगे। ठीक है? तो क्या एग्जिस्ट करता है? P2 एग्जिस्ट नहीं करता, क्या एग्जिस्ट करता है? P4। ठीक है? और इसको हम लोग डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फास्फोरस में पढ़ते भी हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। एक P4 की कैटेगरी है, ठीक है? और हर बॉन्ड के बीच में यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो अगर इसका आंसर लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे भैया? बहुत सिंपल शब्दों में बताते हैं। इन केस अगर आपसे पूछा जाए कि P के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नाइट्रोजन की तरह उसे भी n ट्रिपल बॉन्ड n बना लेना चाहिए था। और नाइट्रोजन फैमिली का हिस्सा भी है। नाना पार्टिकल है सब बिंदास, पार्टिकल इज P। बोलो तो क्यों नहीं बना रहे? लॉजिक बताएंगे। क्योंकि अगर वो हम n के बारे में बात करें तो उसका 2p ऑर्बिटल अगर लैग करके कहीं नहीं बना रहा है, वो तो काम हो सकता है। इसको तो मेथड लगा 3p का साइज बड़ा है, लैटिन अमेरिकन का एक्सटेंट इतनी कमजोर है कि बॉन्ड फिर से टूट जाएगा। नहीं चाह रहे हैं, वो एक नया ही फॉर्म लेता है और क्या बना लेता है बोलो ये? E4 बॉन्डिंग। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये बॉन्डिंग बना लेता है। सिमिलरली आपसे बोला गया F2 क्यों नहीं बनता अगर O2 बनता है तो? F2 क्यों नहीं बनता? सल्फर के एटम्स में देख लेना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्सीजन के एटम्स में भी 2 हैं। ओल्ड स्टाइल से टिपो, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड O2 बन रहे हैं। F के पास भी तो है तो इसको क्यों नहीं बन रहा? क्यों नहीं बन रहा? लॉजिक इसके पीछे भी यही है कि ये बोलेगा मुझे जो प्रोवाइड करोगे 3px और 3py वाला कौन सा बॉन्ड प्रोवाइड करोगे? y, जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। रादर ये क्या करता है पता है? ये बना लेता है बच्चे S6 स्ट्रक्चर। क्या बना लेता है ये? S6 स्ट्रक्चर। और S6 स्ट्रक्चर जो होता है बच्चा, वो होता है चेयर शेप का स्ट्रक्चर। कौन से शेप का स्ट्रक्चर होता है? चेयर शेप का। चेयर शेप एलोट्रोपिक फॉर्म बनता है। और एक और एग्जिस्टेंस होता है इसका, एसेट स्ट्रक्चर कहते हैं उसको, और वो क्राउन शेपिंग बनता है। कौन से शेप का बनता है बोलो? क्राउन शेप का। ठीक है? तो इसके 2 एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, द क्राउन शेप सल्फर, द चेयर शेप सल्फर। द चेयर शेप सल्फर S6 एंड द क्राउन शेप सल्फर इज S8। क्या समझ में आई नहीं आई बातें? यार समझ में आ रहा है? ऊपर बाउंस तो नहीं मार रहा हूँ ना? इज इट ओके? फिर से मैं आपको रेकर कर देता हूँ।
नाइट्रोजन फैमिली के अंदर नाना पार्टिकल एसोबिंदस, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के बैठा है, पार्टिकल उसके ठीक नीचे आता है ना, तो उसने 3 बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो थे, तो क्या आंसर बोलोगे? 3 का बॉन्डिंग बहुत कमजोर पड़ेगा, इस कारण से वो बॉन्ड बनाना प्रेफर नहीं करेगा, अगर वो सिंगल बॉन्ड बनाने में मजे लेता है और P4 स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, तो फास्फोरस का एलोट्रोपिक फॉर्म P फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 में। केस में क्या है, एसिड और एसिड बनेगा, एसिड बनेगा, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, और ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 8, सल्फर के साथ भी बोलोगे तो वही केस होगा, ट्रिपल का 5 बॉन्डिंग हमको नहीं चाहिए, रादर हम सिंगल सिंगल बना के ये बना लेंगे। अब कुछ बच्चा बोलेगा स्टैंड बना दीजिए, कुछ और बना दीजिए, यहाँ जब चेयर दे ही दिए, क्राउन दे ही दिए, कुछ और दे दिया पंखाओं का, राजा ही बैठ जाएगा इसके ऊपर। नहीं, अब जो एग्जिस्ट करता है उसके बाद जो एलोट्रोपिक फॉर्म फॉर्म फाइंड किया गया ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डायमंड मिला, डायमंड की स्टडी की गई, डायमंड को बनाया नहीं गया ना, मिला गोल्ड की स्टडी की गई ना, इट्स द मिनरल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो डायमंड मिला तब ना स्टडी की गई, ग्रेफाइट मिला तब ना स्टडी की गई, सर बकमिस्टर मिला तभी ना स्टडी की गई। और एक बार पता है आपको, आर्टिफिशियल डायमंड्स मिलते हैं मार्केट के अंदर, आर्टिफिशियल डायमंड्स का मीनिंग ये मत समझ लेना कि शीशे को काट के अमेरिकन डायमंड बना रखा है, नहीं, मान के चलो ज्वेलरीज हम लोग सस्ते वाले खरीद लेते हैं, ये दो दिखने में काफी अच्छे लगते हैं, बट हम लोग डेली यूजेस के लिए ले लेते हैं, रादर ऑफ यूजिंग द गोल्ड एंड सिल्वर जो एक्सपेंसिव है, कभी कभी हम लोग ये ज्वेलरी लेना पसंद करते हैं, मान के चलो कुछ कम पैसे में काफी कम पैसे में अच्छा दिखने वाला ज्वेलरी मिल गया, उसके अंदर शीशे में काट के नगेट्स बनाए जाते हैं, बट एक डायमंड बनाया जाता है जिसका लगभग कीमत डायमंड से थोड़ा ही कम होता है, बट वो आर्टिफिशियल लेबोरेटरी मेड डायमंड्स होते हैं, और उसको कैसे बनाया जाता है, देखो डायमंड बनता कैसे है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कार्बन को दबा के रख दो इसके नीचे, डायमंड में तब्दील हो जाता है, तो उतने ही टेम्परेचर उतने ही प्रेशर में लेबोरेटरी के अंदर रख देते हैं उसको, कुछ नहीं होता, डायमंड आ जाता है, और एक कंपनी भी इंडिया के अंदर आ रही है, जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, तो बैंगलोर में मेन ब्रांच है जो कि इंडिया के अंदर आर्टिफिशियली मेड डायमंड्स बेच रही है, बट वो आर्टिफिशियल डायमंड्स नहीं है, वो डायमंड है, और उसकी कीमत इसलिए कम है क्योंकि नेचुरली मेड डायमंड का कीमत ज्यादा होता है, समझ में, बट डायमंड के इतना ही रेट का होता है, और वही डायमंड्स आजकल खास करके ज्वेलरीज में यूज किए जा रहे हैं, आजकल देखते हो ना कि मान के चलो कोई भी हमारे यहाँ फंक्शन हो रहा है, तो हम लोगों ने सुना कि भैया दीदी को मिला रिंग ने डायमंड एक्सचेंज कर लिया, उसका दाम कितना है, तो 30,000 40,000, देखो रियलिटी है कि 30 मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा किसी भी चीज को लेके, बट द रियलिटी सेज डायमंड 30-40,000 में नहीं आता है, लाख से क्या 5 लाख से नीचे का गुंजाइश ही नहीं कर लो, मैंने इतने नगेट देखे थे, मेरी सिस्टर की वेडिंग के टाइम पे मैंने इतना बड़ा नगेट देखा था, इट वाज जस्ट लाइक 13 to 14 लाख का था, बस छोटा सा इतना, गोल्ड डायमंड 13 से 14 लाख का, लाइक एकदम इजी सा स्टोन था बस, और होल डायमंड आप जितना परचेज करोगे उसकी रेट उतनी पिक होती है, उसको नगेट्स में तोड़ दो, छोटे छोटे डायमंड्स ले लो, बोला डायमंड जला हुआ है इसके अंदर, वो जला हुआ डायमंड थोड़ा घट जाता है, अगर आप होल स्टोन लोगे ना, दैट विल बी लाइक हायर, और डायमंड की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, ब्लू कलर का आता है, पिंक कलर का आता है, अलग अलग होती है, कभी मौका मिले तो किसी ज्वेलरी शॉप में बोलना दिखाओ रियल वाला, तो अच्छा लगेगा आपको ये देख के, चलो करो। छुट्टी कर लीजिए, छुट्टी किस हो गया, ऐसे में हड़बड़ा जाता है बच्चा।